एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो रीट 2022 का हम पेपर सॉल्व करेंगे। ये दूसरी शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। जो एग्ज़ाम हुआ था 23/7/2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। सम पहला सवाल, राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्छन के बीच संवाद कौन से बुद्ध ग्रंथ में है? तो ये है मध्यम निकाय में ये है। अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्छन है, उनके बीच जो संवाद है वो मध्यम निकाय में है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके आसपास अगर देखें तो देखिए मध्यम निकाय में अवंती पुत्र और कच्छन के बीच संवाद का उल्लेख है। यह संवाद कच्छन गोत्र सूत नामक एक सूत में पाया जाता है, जो मध्यम निकाय का एक भाग है। इस संवाद में अवंती पुत्र और कच्छन ने धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर चर्चा करते हैं और मध्यम निकाय पाली साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पाली साहित्य का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, याद रखें, जिसमें बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं का संग्रह है। अगर पूछा जाए कि मध्यम निकाय का संबंध है तो बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं से इसका संबंध है, याद रखेगा। पूछा जा सकता है इसके आसपास का। तो आगे देखते हैं, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ और मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है? तो ये है विनय पिटक में। विनय पिटक में बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध संघों के मठों में रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह है विनय पिटक में। आगे देखेंगे, आगे का सवाल देखिए। ये विनय पिटक में इनके नियमों का है। विनय पिटक में इसके 5 भाग है विनय पिटक के, जिसमें देखिए पार्जिक, जिसमें अपेक्षित अपराध का है उल्लेख। संघ विशेष, जिसमें सामूहिक अपराध का है। अनियत तरस, जिसमें अनिश्चित अपराध का है। तिस संज्ञा, जिसमें त्याग के नियम है। और पाचित्य, जिसमें शुद्धि के नियम है। आगे देखते हैं, दर्शन की 6 पद्धति छड़ दर्शन में कौन शामिल है? तो कौन शामिल है देखते हैं। इनमें शामिल है वैशेषिक, खाली इसमें वैशेषिक शामिल है छड़ दर्शन में। अगर इसके बारे में आगे सवाल पूछा जाए तो छड़ दर्शन को देखते हैं कौन कौन से हैं और इसके प्रतिपादित किसने किया। सुमेलित करने को लेकर इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है रीट 2025 में अभी जो एग्जाम होगा उसमें। देखिए ये छड़ दर्शन है, पहले नाम देख लीजिए। न्याय, वैशेषिक, साख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये इसके छड़ दर्शन है। इनके प्रतिपादक जरूर पूछे जाएंगे, देख लेना। मैं आज ये फिर ये क्लिप काट के आपको दे दूंगा। देखिए, न्याय के प्रतिपादक है गौतम, ये याद रखिएगा। वैशेषिक के है कणाद। साक्य है जिसके प्रतिपादक ये कपिल है। और योग के पतंजलि। मीमांसा के जैमिनी। और वेदांत के वादरायण या बादरायण, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% है इसके आने के चांस। इस सवाल के आने के चांस है 99%, ये याद रख लीजिएगा। न्याय का प्रतिपादन किया था गौतम द्वारा, ये प्रतिपादित किया गया था। ये भारतीय दर्शन के 6 पद्धति या छठ दर्शन कहा जाता है इसको, याद रखिएगा। न्याय गौतम द्वारा प्रतिपादित है। वैशेषिक कणाद द्वारा प्रतिपादित है। सांख्य है जो कपिल द्वारा प्रतिपादित है। योग पतंजलि द्वारा। मीमांसा जैमिनी द्वारा प्रतिपादित है। और वेदांत है जो बादरायण द्वारा प्रतिपादित है, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ ज़्यादा जोर दे रहा हूँ इस पर। पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? तो बहुत ज़्यादा इजी सवाल था ये। मेगास्थनीज आया था मौर्य काल में भारत। सेल्यूकस निकेटर ने समझौते के बाद इसको भेजा था। आगे सवाल है, देखिए, अरिकामेडु विषय में पूर्ण सत्य कथन देखना है। अरिकामेडु के बारे में पूर्ण सत्य कथन देखना है। तो देखिए, पूर्ण सत्य कथन ये पुडुचेरी में स्थित है, तो ये पुडुचेरी में स्थित है, सही है। अरिकामेडु पूर्ण पतन था, तो ये भी सही है। महत्वपूर्ण पतन था, ये भी सही है। और यहाँ पर एम्फोरा जैसे पत्र मिले, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 इसके सही हो जाएंगे। तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या हैं। इसके ऑप्शंस होगा ए, राइट आंसर होगा इसका। अरिकामेडु भारत और रोम के बीच प्राचीन व्यापारिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका पुरातात्विक स्थल के बारे में निम्नलिखित तथ्य है। देखिए, ये पुडुचेरी में स्थित है। अरिकामेडु का एक महत्वपूर्ण पतन था जिसके माध्यम से रोम और भारत के बीच व्यापार होता था।
यहाँ एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। रोमन शैली के बड़े मिट्टी के बर्तन होते थे जिनका उपयोग व्यापार में किया जाता था। एम्फोरा क्या है? रोमन शैली के बड़े मिट्टी के बर्तन जिनका उपयोग व्यापार में किया जाता था। आगे है चीनी यात्री स्वान किस राजा के दरबार में आया? तो ये आया हर्ष के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में आया हैंसांग या स्वान। कब आया? देखिए, जो स्वान है या हैंसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री था जिसने 630 से 645 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की है। 629 में वो चीन से निकल गया था, 630 में ये भारत में पहुंचा। 630 में भारत में पहुंचा और 645 तक ने यहाँ पे यात्रा की। वह हर्षवर्धन के दरबार में आया, यही पूछा है सवाल में। स्वान ने अपनी यात्रा के दौरान भारत के विभिन्न भागों का दौरा किया जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय, बोध गया, कानपुर आदि शामिल है। इसने अपने यात्रा के अनुभव को CU की, ये याद रखिएगा, CU की इसने पुस्तक लिखी है। हैंसांग द्वारा पुस्तक लिखी गई है CU की, जिसमें इसमें भारत के अनुभवों का, अपनी यात्रा का इसमें वर्णन किया है CU की में। और जो भायान भारत आया था उसने किया था फो क्यो की, भायान की थी फो क्यो की। और जो हर्षवर्धन की बुक है CU की, इसमें इसने अपने अनुभवों का वर्णन किया है जो भारत के मध्ययुगीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। गरीब, देखिए, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है? तो ये की गई है अभिज्ञान शाकुंतलम में। बी राइट आंसर हो जाएगा। ये अभिज्ञान शाकुंतलम है, कालिदास की प्रमुख प्रसिद्ध रचित नाटक है ये, जिस नाटक में गुप्त काल के समाज का एक जीवंत चित्रण मिलता है। और मर्चकटिकम जो शूद्रक है द्वारा रचित एक नाटक है, इसमें एक गरीब व्यापारी की कहानी है। भीतरगांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो भीतरगांव का मंदिर है ये यूपी में है, याद रखिएगा। ये मंदिर देखिए उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में 5वीं शताब्दी में किया गया। यह मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है, ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को हजारों उत्खनन ईंटें लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव, जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया गया? तो देखिए इनके ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन है, तो इनके जो उपदेशों को है भगवती धर्म। शंकर देव एक महान वैष्णव धर्म संत और धर्म प्रचारक थे जिन्होंने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। उनके उपदेशों को भगवती धर्म के नाम से जाना जाता है। और भगवती धर्म की ये कुछ विशेषता है, देखिए। भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति, गीता, भागवत पुराण, अन्य वैष्णव ग्रंथों का अध्ययन, सामाजिक धार्मिक सुधार और भक्ति समर्पण को महत्व। मुगल काल में खुद कास्ट और पाही कास्ट क्या थे? तो ये थे किसानों के प्रकार, ये याद रखिएगा। किसानों के प्रकार थे खुद कास्ट और पाही कास्ट। एक और ये भी देखिए आगे, अगर ये सवाल आ जाए तो देखिए, अकबर के शासनकाल के दौरान कृषि भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, पोलज, परती, छाछर और बंजर। अगर पूछा जाए पोलज और परती का संबंध क्या किससे है, तो ये कृषि भूमि से संबंध है। और किस काल से है? तो अकबर के शासनकाल से, मुगल काल के समय से है इनका संबंध। आगे देखेंगे, मुगल काल में मंजिल आबादी, शिल्प आबादी और मुल्क आबादी का संबंध किससे है? तो ये है पुस्तक भाग से है इसका संबंध, लेकिन इसमें बोनस दिया गया है। देखते हैं इसका व्याख्या, देखते हैं। मुल्क आबादी, मंजिल आबादी, शिल्प आबादी आईने अकबरी नामक पुस्तक के भाग है। आईने अकबरी की रचना मुगल अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल ने यह पुस्तक अकबर के अधीन मुगल प्रशासन के बारे में विस्तृत दस्तावेज का प्रमुख जो दस्तावेज प्रस्तुत करता है। कुछ स्रोत में मंजिल आबादी, शिल्प आबादी और मुल्क आबादी को प्रशासन और राजस्व से संबंधित भी बताया गया। अच्छा, क्योंकि ये ऑप्शंस में
ये राजस्व विभाग और प्रशासन विभाग भी दिया गया है, इस कारण इसको बोनस दिया गया है, लेकिन ये पुस्तक विभाग के भाग है। स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने रचना की है? स्त्री पुरुष तुलना, तो ये की है ताराबाई शिंदे द्वारा। ताराबाई शिंदे द्वारा स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में भारत में पितृसत्ता और जाति का विरोध किया गया है इन्होंने, और ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। ये पुस्तक 1882 में मराठी भाषा में प्रकाशित हुई है। ये पुस्तक पुस्तकों और महिलाओं के बीच पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचना करने के प्रकाशित किया गया है। महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना कब की गई? तो समांतर सरकार है, समानांतर सरकार, इसकी स्थापना की गई 1943 में। सतारा में स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक 1943 तक संचालित रही। समांतर सरकार संघर्ष गुरिल्ला युद्ध नीति पर आधारित था। देखिए, जो समानांतर सरकार है इसका नेतृत्व वाई.वी. चौहान ने और नाना पाटिल ने किया, ये भी याद रखें। उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया? उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? तो देखिए, विश्वास दिया गया है, उपासना दी गई है, धर्म दिया गया है। जो भाषा है ये नहीं दिया गया उद्देशिका में, ये शब्द। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनिमय अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये लागू किया 2014 में। आगे सवाल है, देखिए, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? जो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत है वो भारत में ये लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है ये सिद्धांत। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, डी। अन्य जो भी हैं, देखिए, भारत के संविधान में अन्य देशों से कई विशेषता ली गई हैं जो निम्न है। ये याद रखिएगा आप। जो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो देखिए, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से, और कैबिनेट प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई है। आगे देखिए, तो अमेरिका से क्या लिया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी प्रक्रियाएं जो भी है ये अमेरिका से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से जो समवर्ती सूची है, व्यापार वाणिज्य है, समागम की स्वतंत्रता है, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने काम किया? तो ये काम किया था बी डी जत्ती ने। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था। इसको लेकर पढ़ते हैं क्योंकि देखिए सवाल रिपीट होता है बार बार। भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु 11 फरवरी 1977 को हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद बी डी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे। बी डी जत्ती ने 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1970 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी भारत के अगले राष्ट्रपति बने। किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की जो संख्या है वो समान है? तो ये है आंध्र प्रदेश और राजस्थान की जो समान है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या। इनके अलावा देखें तो देखिए, इन दोनों की तो 25-25 है लोकसभा सीटें। इनके अलावा भी देख लेते हैं। देखिए, झारखंड में 11 लोकसभा सीट है, कर्नाटक में 28 है, केरल में 20 है, मध्य प्रदेश में 29 है, महाराष्ट्र में 48 है, उत्तर प्रदेश में 80 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, तमिलनाडु में 39 है। बच्चों की सुविधा और मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर ये 1098 है। डी राइट आंसर होगा इसका। भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? तो ये किया गया 91वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। 91वां संविधान संशोधन, मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। उन्नीस में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों का संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? तो ये की थी पी.के. थुंगन समिति द्वारा। स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी
तो ये थुंगन समिति द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश। देखिए, भारतीय संसद ने 1992 में पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए संविधान जो संशोधन है 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया था। 73वां तो किया था पंचायतों के लिए और 74वां किया था नगर पालिकाओं के लिए। रेट में ये अलग से टॉपिक है, आप सिलेबस में देखिएगा, इसको लेकर अवश्य सवाल पूछा जाएगा। जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है 25 अप्रैल 1993 से हुआ। जो नगर पालिका का है वो 25 अप्रैल 1993 से हुआ। वही जो 74वां संविधान संशोधन है 74वां नगर पालिका को लेकर, ये अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ। ये याद रखिएगा, दोनों की डेट अलग अलग है। इन संशोधन के द्वारा पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है। आगे देखते हैं, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। उपाधियों का अंत है वो किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है, तो ये है समता का अधिकार। समता के अधिकार में ये उपाधियों का अंत है, इसका हिस्सा है। ए राइट आंसर होगा इसका। देखिए, उपाधि का अंत है वो संविधान के अनुच्छेद 18 में है। ये भी ध्यान रखें साथियों, देखा पूछा जाता है भारतीय संविधान के भाग 3 में, कौन से भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। तो मौलिक अधिकारों का विवरण कितने अनुच्छेद तक है, तो 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। और कौन सा भाग में है, तो भाग 3 में है, ये याद रखिएगा। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं का सही क्रम कौन सा है, तो ये है सी संताली, हिंदी और संस्कृत, ये याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं शामिल। इन भाषाओं में 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था और 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया और वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ग्लोब पर वह वर्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, तो वो है प्रदीप्ति वर्त। अवरोही पवनें प्रवाहित होती हैं। अवरोही जो पवनें हैं वो प्रवाहित होती हैं पर्वत से घाटी की तरफ। अवरोही यानी ऊपर से नीचे की ओर, तो पर्वत से घाटी की ओर। इसको देखकर पढ़ते हैं। देखिए, अवरोही पवनें पर्वत से घाटी की तरफ प्रवाहित होती हैं। जब हवा पर्वत की चोटी पर ठंडी हो जाती है तब उनका घनत्व बढ़ जाता है और वो भारी हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे की ओर यानी घाटी की तरफ बहने लगती हैं। एस तरंग के छाया जो क्षेत्र का विस्तार लगभग है, तो जो एस तरंग के छाया क्षेत्र का जो है तो 105 डिग्री से 105 डिग्री का मध्य, बी राइट आंसर होगा इसका। देखिए, इसको लेकर पढ़ते हैं। एस तरंग या द्वितीयक भूकंपीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जिसका अर्थ है एस तरंग के कण गति की दिशा तरंग प्रचार की दिशा के लंबवत है। छाया क्षेत्र पृथ्वी के सतह पर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भूकंप से प्रत्यक्ष पी और एस तरंगों का पता नहीं लगाया जा सकता। तरल कोर के द्वारा एस तरंगों को पूरी तरह से रोकने के परिणाम स्वरूप छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। कयाल किस तट पर स्थित है, तो जो कयाल है वो है मालाबार तट पर। इसको लेकर पूछते हैं, देखिए ये कौन कौन से कहाँ पे है। जो कोंकण तट है वो महाराष्ट्र और गोवा में स्थित है। काठियावाड़ है वो गुजरात में स्थित है। और कोरोमंडल तट कई बार पूछा जाता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं कयाल जो समुद्र के समानांतर उथले समुद्र प्रवेश द्वारा ये लेगुन होते हैं। मालाबार तट भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। केरल की लेगुन जिलों को कयाल कहा जाता है। कहाँ की जिलों को लेगुन कहा जाता है, तो केरल की। कयाल और उसके आसपास के भाग जैव विविधता से भरपूर होते हैं। कथन में पूछा जा सकता है। बैथोलिक बैथोलिथ, लेकोलिथ और लेपोलिथ और फैकोलिथ से ये संबंधित हैं, तो ये है ज्वालामुखी से संबंधित है। ये ज्वालामुखी के नाम हैं अलग अलग। इसके आगे देखते हैं, फेयंस के बारे में कथनों के पूर्ण सत्य कथन है वो देखते हैं। फेयंस के बारे में पूर्ण कौन कौन से सत्य कथन है, तो जो सत्य कथन है फेयंस के बारे में देखिए। फेयंस की खदानें मेहरगढ़ से प्राप्त हुई, गलत है। फेयंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, ये भी गलत है। स्फटिक पत्थर के चूर्ण को
गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं, ये सही हो जाएगा। एक तो 3 नंबर। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है, ये सही हो जाएगा। और चूड़ियाँ फ्यांस से मनके, चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। तो 3, 4 और 5 ये सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा 3, 4 और 5। फ्यांस द्वारा ये फ्यांस के सत्य कथन है। देखिए, ये हमने पढ़ लिया है। ऋग्वेद काल के विषय में कौन से सत्य कथन है, ये देखना है। ऋग्वेद काल में कौन से सत्य कथन है। तो देखिए, जो सोम है एक पौधा है, तो सोम एक पौधा है, ऋग्वेद काल में सही है ये। ब्रह्मा विष्णु महेश मुख्य देवता थे, ये गलत हो जाएगा। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, ये भी सही है। उपनिषद व आरण्य ग्रंथ रचे गए थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था, ये भी गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 ए राइट आंसर होगा इसका। जो देखिए, ऋग्वेद काल में इंद्र को युद्ध का देवता माना गया है, ये याद रखिएगा। इसमें कथन में पूछा गया नहीं है, तो वो गलत हो गया। निम्नलिखित वन और वृक्षों को सम्मिलित करना है। वन और वृक्षों को सम्मिलित करना है। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये है महोगनी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो पर्णपाती वन है वो है साल, ये साल वृक्ष हो जाएंगे। पर्वतीय वन का पूछा है, तो पर्वतीय है स्प्रूस। और मैग्रोव है ताड़, ये सही हो जाएगा। देखिए, उष्णकटिबंधीय मेहगनी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती साल, पर्वतीय है स्प्रूस और मैग्रोव है ताड़, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है। लौह अयस्क की पेटियों का समूह है, तो देखिए, सिंहाभूमि झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़ और नेल्लोर आंध्र प्रदेश, ये सही है। ये लौह अयस्क की पेटियां हैं भारत में, ये भी सही है। ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत में लौह अयस्क की पेटियां हैं, ए और डी दोनों। भारत में मुख्य 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। लौह अयस्कों में जो मैग्नेटाइट अयस्क है वो सर्वोत्कृष्ट कोटि का है, ये याद रखें। जो मैग्नेटाइट है ये सर्वोत्कृष्ट है कोटि का लौह अयस्क। और मैग्नेटाइट भारत में मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तथा गोवा राज्यों में पाया जाता है ये मैग्नेटाइट। आगे है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है। जो अरावली पर्वतमाला है वो किस दिशा में है, तो देखिए, इसके 2 ऑप्शन माने गए थे। एक तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये दोनों उत्तर इसके माने थे। तो लेकिन ये राइट आंसर हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, सी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन ये दोनों उत्तर माने गए थे। इसके बारे में पढ़े तो देखिए, ये पर्वतमाला लगभग 800 किलोमीटर लंबी है और इसकी औसत ऊंचाई जो है 900 मीटर है। इसका जो सर्वोच्च शिखर है ऊंची छोटी, वो गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंची है ये पर्वतमाला राजस्थान की जलवायु और भूगर्भीय संरचना को प्रभावित करती है। आगे सवाल है, निम्नलिखित जिलों को उनके जलवायु प्रदेशों में सम्मिलित करना है कि उनमें जलवायु जो प्रदेश है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं, जो झालावाड़ है वो है अति आर्द्र, तो ये इसका ए हो जाएगा, अति आर्द्र। वही सवाई माधोपुर है, वो हो जाएगा आर्द्र। और जयपुर हो जाएगा उपाद्र। और जैसलमेर हो जाएगा शुष्क। तो देखिए, डी सी बी ए, डी सी बी ए। आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सी बी ए। ये जलवायु प्रदेश का सही सुपलित है। देखिए, जैसलमेर शुष्क, जयपुर उपाद्र, सवाई माधोपुर आर्द्र और झालावाड़ है वो अति आर्द्र। जिला परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जिला परियोजना को लेकर पूछा है, तो देखिए, चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध, ये सही है। आगे देखते हैं। देखिए, सही रुकिए 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 रुकिए, ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक तो सही हो जाएगा चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर। वही अजमेर बिशनपुर परियोजना, ये गलत हो जाएगा।
उदयपुर मानसी बागल परियोजना ये सही है, और प्रतापगढ़ जाखम परियोजना ये सही है। तो 1, 3, 4 ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो बिसलपुर है परियोजना वो है टोंक की। बाकी जाखम प्रतापगढ़, मानसी बागल उदयपुर और राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो इसमें बोनस दिया गया था। तो सीधा देखिए जो व्याख्या है वो देखते हैं। सरसों, चना, मोट, जीरा, ज्वार, इसबगोल के उत्पादन में राजस्थान शीर्ष स्थान पर है। 2001 से 11 की जनगणना के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो गंगानगर की है 10%, 10.06% थी, जो कि राजस्थान में सबसे कम थी, ये भी याद रखें। राजस्थान में बाड़मेर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर इस अवधि में सर्वाधिक थी, 2001 से 11, यानी 10 की जो वृद्धि दर है उसके अनुसार ये बात की जा रही है। तो बाड़मेर की सबसे अधिक थी उस समय। 2011 की जनगणना के अनुसार गंगानगर जिले की जो आबादी थी वो थी 19,69,168। आगे सवाल है, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई? तो विषम घाटी पंचानन है वो राणा हमीर को दी गई है, ए। और राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक और रसिक प्रिया ग्रंथ में वीर राजा की संज्ञा दी गई है, याद रखें। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय जो उदयपुर के महाराणा थे वो थे स्वरूप सिंह, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें, इंपॉर्टेंट सवाल। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो तीसरा जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था अजमेर में। राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन 1918 में हुआ। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री पूछा है, देखिए, कुमार प्रसाद वर्मा शास्त्री। तो कैसे बनाया? शास्त्री, हीरालाल शास्त्री को, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो उद्घाटनकर्ता पूछे जाए तो है गड़गिड़ गड़गिड़ नेहरू पटेल, ये 4 क्रम है। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा व्यक्ति जाना जाता है? बाणासुर का शहीद, तो देखिए ये जाना जाते हैं मेजर शैतान सिंह, इनको जाना जाता है बाणासुर के शहीद के नाम से। किस युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो 1962 में भारत और चीन के युद्ध में। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया? तो ये दुर्ग का निर्माण करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने, याद रखें। और इसी को, जो चूरू का दुर्ग है, इसी को कहा जाता है जो चांदी के गोले दागे गए थे, तो ये यहीं से दागे गए थे, चूरू के दुर्ग से, ये भी याद रखें। गोला बारूद खत्म हो गया था, तो तोप से दुश्मनों में चांदी के गोले दागे थे 1871 के इस युद्ध में। तुलसी, हालरो, तिमड़ियों, पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर में कौन से भाग में पहने जाते हैं? तो ये सब पहने जाते हैं गले में। अन्य आभूषणों को देखते हैं कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए, सिर और मस्तक के जो आभूषण है वो बोर, बोरला, मेमद और गोफन, ये गोफन को ध्यान रखिएगा। कांधों में पहने जाने वाले आभूषण कर्णफूल, पीपल पन्ना, झेला, जमेला, लटकन। उंगलियों में बीटी, दामड़ा, मुद्रिका, मुंदड़ी। हाथों में आभूषण है तो कड़ा, कंकण, मोकड़ी, कातरिया, नोगरी और चांट और गोखरू। विजय दान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म बनी है? तो ये बनी है फिल्म पहेली, यानी सी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। आपने फिल्म देखी हो तो शाहरुख खान की ये मूवी थी पहेली। आगे सवाल है, हेला ख्याल, हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में संबंधित है? तो हेला ख्याल है वो दौसा, याद रखें। हेला ख्याल लोक नाट्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ये याद रखें। और इन पात्रों के माध्यम से सामाजिक और पौराणिक कथाओं को प्रस्तुत की जाती हैं। पटलिया, बिछियो, लालर, माचर, ये क्या है? तो ये सभी एक प्रसिद्ध गीत है, ये मेवाड़ के, याद रखें। शिक्षण विधियों की टीचिंग मेथड को लेकर देखिए, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है। ये
किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया फेयर चाइल्ड द्वारा। सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में है जो मानव मामलों से संबंधित है। ये फेयर चाइल्ड द्वारा कहा गया। देखिए, सामाजिक विज्ञान के एक व्यापक क्षेत्र का गठन करता है और मनुष्यों के साथ उनके सामाजिक व्यवहार का दिशा निर्देशन करता है। निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? तो श्रव्य सामग्री कौन सी है ये पूछा है। तो देखिए, लिंग्वा फोन जो है ये बार बार पूछा जाता है। लिंग्वा फोन खाली एक श्रव्य सामग्री है, याद रखिएगा। बाकी जो दिए गए हैं देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चित्र विस्तरांक यंत्र, बुलेटिन बोर्ड, ये श्रव्य सामग्री नहीं है। देखिए, इनमें से पैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है, ये पूछा है। देखिए, कौन सा नहीं है ये बताना है। तो हमेशा जो प्रश्न है उसके अगर नहीं पूछा है तो नहीं को अंडरलाइन कर दीजिए ताकि ध्यान में रहे। तो देखिए, इसमें अभ्यास किलपैट्रिक द्वारा दिया गया है, समस्या परियोजना ये भी किलपैट्रिक द्वारा है, और रचनात्मक परियोजना ये भी दिया गया है। बी, ये विध्वंसक, ये परियोजना किलपैट्रिक की नहीं है, तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी जो परियोजना है वो किलपैट्रिक द्वारा नहीं दी गई, ये पूछा है। इनके बारे में पढ़े अगर, तो देखिए, जो रचनात्मक परियोजना है इसमें विद्यार्थी नए उत्पाद बनाता है। समस्यात्मक जो परियोजना है इसमें विद्यार्थी वास्तविक समस्याओं का समाधान करता है। अभ्यास परियोजना इसमें विद्यार्थी किसी विशेष कौशल या तकनीकी का अभ्यास करता है। प्रदर्शन परियोजना इसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन करता है। ये किलपैट्रिक द्वारा दिए गए हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? रेखीय अभिक्रमित ये किया था B.F. स्किनर द्वारा। इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? तो आकलन की सीमा नहीं है तो देखिए कौन कौन सी हैं ये हमें जानना है। तो समय की कमी एक आकलन की सीमा है। प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व ये भी है। संकल्पनात्मक त्रुटि ये भी है। भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति ये गलत हो जाएगा, ये इसके आकलन की सीमा नहीं है। तो डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। कौन सी एक पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? नहीं है पूछा है। देखिए, तो देखिए, विषय का ज्ञान ये है। अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान ये गलत हो जाएगा, बी। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान ये है, और विधियों या शिक्षण एवं तकनीक का ज्ञान ये भी है। एक पाठ योजना के पूर्वापेक्षा कौन नहीं है तो ये पूछा है, तो बी उत्तर इसका राइट आंसर होगा कि अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता इसमें। ये निम्नलिखित है, देखिए कौन कौन सी पूर्वापेक्षा है। तो विषय का ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, विधियों एवं तकनीकों का ज्ञान। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित ये बताना है हमें। तो सुकरात निर्देशन विधि, प्लेटो प्रश्नोत्तर विधि ये भी गलत है, हर्बर्ट स्पेंसर संवाद विधि ये भी गलत है, और अरस्तु आगमन निगमन विधि ये सही हो जाएगा। अरस्तु का आगमन निगमन विधि ये सही है, डी। अगर हम आगमन और निगमन विधि को समझे तो निगमन तो है नियम से उदाहरण को समझना, जो नियम होते हैं वो समझकर उनको उदाहरण में यूज करना, और आगमन है इसका उल्टा, उदाहरण को नियम में। ये आगे देखते हैं, कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है, ये पूछा है। नहीं है, देखिए, पर्यावरण से परिचित होना ये है, सामाजिक आर्थिक संस्थानों में रुचि ये भी है, सांस्कृतिक विरासत की सराहना ये भी है, जाति प्रथा की प्रशंसा ये गलत हो जाएगा। देखिए, देखते ही सीधा पता लग रहा है, इतना कोई हार्ड सवाल है नहीं ये। समस्या समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? तो ये दिया गया है इसमें, देखिए 5 और 7 ये दोनों सही उत्तर बना है, लेकिन ये सी उत्तर इसका राइट आंसर होगा ज़्यादा। देखिए, समस्या समाधान के लिए आमतौर पर 5 चरणों का सुझाव दिया जाता है, लेकिन 7 भी हैं, इसलिए दोनों माने हैं। तो कौन कौन से है? देखिए, समस्या की पहचान ये पहला है, समस्या का विश्लेषण करना, फिर संभावित समाधान करना, और सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, और समाधान का कार्यान्वयन करना, और साथ में फिर परिणामों का मूल्यांकन। 7वां इसमें दिया नहीं है। समाधान विधियों द्वारा समस्या का समाधान हो गया है कि नहीं? यदि नहीं हो तो अन्य विकल्प पर विचार किया जाता है इसके आगे का। तो सी और डी दोनों सही उत्तर इसके हो जाएंगे। आगे है, आगे देखिए, रेडियो तरंगे जो हैं वायुमंडल की किस
परत से वापस आती हैं तो ये आ जाती है आयन मंडल से वापस आ जाती हैं। सी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? तो समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं टोर्नेडो को। टोर्नेडो को कहा जाता है समुद्र पर जल स्तंभ। इनको लेकर देखिए सवाल पूछा जा सकता है कि किस देश में कौन सा ये है? तो देखिए टाइफून एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टाइफून जो प्रशांत महासागर में एक बनता है, याद रखें। हरिकेन भी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो अटलांटिक महासागर में बनता है। और विली विलीज ऑस्ट्रेलिया, ये पूछा जा सकता है, विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में बनने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो विली विलीज ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं ठंडी धाराएं हैं? ठंडी धाराओं को लेकर पूछा गया है। तो देखिए ठंडी धारा, देखिए लेब्रेडोर ये ठंडी धारा है। ओयासिवो ये भी ठंडी धारा है। बेगुएला ये भी ठंडी धारा है। अलास्का ये गर्म धारा हो जाएगी अलास्का। तो 1 और 2 और 3 बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है। उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है तो ये होता है सामान्य से अधिक। ये 2022 की दूसरी शिफ्ट का पेपर था। मिलते हैं आगे तीसरी शिफ्ट को लेकर। चैनल से बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।